अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जिसमें डिस्कस किए हुए हैं, उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम बात करने जा रहे हैं एटम के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो एटम है इसकी जो डेफिनेशन है वो शुरू में जो डेफिनेशंस को डिफाइन किया था ग्रीक फिलासफर्स ने, वो डेफिनेशन जो है वो क्या थी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि जो ग्रीक फिलासफर्स थे उनका ये मानना था कि जो दुनिया में जितना मैटर है ये एटम्स से मिलकर बना है, और जब हम मैटर जो है इसको डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो तकसीम करते करते हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं मैटर को डिवाइड करते करते कि ऐसा स्टेज आ जाता है जहां हम कहते हैं कि अब इसकी फर्दर जो डिवीजन है ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और वो जो स्टेज होता है मैटर का जहां हम कहते हैं कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जो मैटर कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, वो जो मैटर की फर्दर डिवीजन जहां पर ख़त्म हो जाती है वहां वो जो पॉइंट होता है वो एटम यानी वहां पर मौजूद होता है। इसी वजह से उन्होंने एटम के बारे में कहा कि एटम जो है ये वर्ड एटमॉस से लिया गया है, जिसका मतलब इनडिविजिबल है, मींस जिसको फर्दर तकसीम नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिस जो हैं वो इसके सबसे बड़े बिलीवर्स थे, इस दौर के बहुत बड़े जो है वो फिलासफर्स थे, और उनका ये भी मानना था कि मैटर जो है ये एटम से मिलकर बनता है, और एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है। याद रखिएगा, जो ग्रीक फिलासफर्स थे उनका जितना कंसेप्ट है वो सारे का सारा जो है वो थ्योरेटिकल है, दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशनल इन्वेस्टिगेशंस। अब इसी वजह से कहा जाता है कि जो अर्ली पीरियड है जो कि ग्रीक पीरियड कहलाता है, ग्रीक फिलासफर्स का पीरियड है केमिस्ट्री के लिए, इसमें केमिस्ट्री की कोई खातिर खा जो है वो प्रोग्रेस नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि ये मानना था कि जो एटम है वो जो दौर है जिसमें एटम के बारे में कहा गया कि ये इंडिविजिबल है, वो जो दौर है वो केमिस्ट्री का जो है वो थ्योरेटिकल पीरियड है, और इसी वजह से उस दौर के अंदर केमिस्ट्री में ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। लेकिन बाद में जब हम मॉडर्न पीरियड में चले जाते हैं तो मॉडर्न पीरियड के अंदर जो है वो फिर आपको पता है कि जो है वो एटम जो है वो डिवाइड हुआ, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखा गया, उसका न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स देखे गए, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स देखे गए, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को स्टडी किया गया, मींस के एटम को ओपन कर दिया गया, उसको जो है वो फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया, जिसकी वजह से जो अर्लीस्ट डेफिनेशन थी एटम के बारे में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, उसको चेंज करना पड़ा। और फिर डेफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। डेफिनेशन को चेंज किया गया और फिर डेफिनेशन ये बनी कि एटम जो है ये इतना छोटा पार्टिकल है मैटर का कि अकेला अपनी सर्वाइवल जो है वो नहीं कर सकता है। ये भी जो बिलीव था ये काफ़ी अरसा तक जो है वो डियर स्टूडेंट्स जो है वो ये जो है वो उसके ऊपर साइंटिस्ट का बिलीव रहा। लेकिन बाद में फर्दर रिसर्चेस, नोबल गैसेस की डिस्कवरीज से ये बात सामने आई कि एटम जो है, चंद एटम्स ऐसे हैं जो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नोबल गैसेस जैसा के हैं। तो फिर डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा, और डेफिनेशन जो है वो किस फॉर्म में आई? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अपना आज़ादाना वजूद बरकरार नहीं रख सकता सिवाय
चंद एटम्स के, और वो एटम जो है वो नोबल गैसेस हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में होना चाहिए, ये मैट्रिक लेवल की बातें हैं कि नोबल गैसेस आर दोज एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसकी वजह जो है वो ये है कि दे हैव कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स, दे आर इनर्ट गैसेस, दे आर नोबल गैसेस। इनर्ट से भी उसकी भी हिस्ट्री है कि उनको कैसे जो है वो फिर आगे नाम को चेंज किया गया, लेकिन नोबल गैसेस जो हैं वो अपने वैलेंस शेल्स कंप्लीट रखने वाले एटम्स होते हैं। अब जो लेटेस्ट डेफिनेशन आपके पास मौजूद है एटम की, वो क्या है? वो ये है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन का हिस्सा बन सकता है। ये लेटेस्ट डेफिनेशन है जो हम कहते हैं कि एटम की जो है वो चल रही है। तो हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन जो हमारे पास अब मौजूद है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्शन का हिस्सा बन सकता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल्स कौन सी होंगी? हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो आमतौर पर रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। लेकिन चंद एटम ऐसे भी हैं जो रिएक्शन का हिस्सा नहीं होते। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस जो हैं, आपको पता है कि वो इनर्ट होती हैं, वो ऐसे एटम्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। वजह क्योंकि उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो एटम की हिस्ट्री है ये मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइडेड है। अर्ली पीरियड है, उसके बाद 17th सेंचुरी का कुछ वर्क आता हमारे पास, फिर इंग्लिश पीरियड, मॉडर्न पीरियड आता है। तो ये डिफरेंट फेजेस में जो है उसको डिवाइड किया गया है। अर्ली जो फेज है जिसके बारे में कहा जाता है वो ग्रीक फिलासफर्स का फेज है, जो मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में ये बात बताई है। उस फेज में कहा गया कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, नाकाबिले तकसीम जर्रा है मैटर का, और साथ ये भी कहा गया कि जो है वो इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और मैंने आपको ये बता दिया है कि जो शुरू का ग्रीक पीरियड है वो सारे का सारा जो है वो नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, यानी इसकी जो बुनियाद है अर्ली पीरियड जो ग्रीक पीरियड है ये तजर्बात की बुनियाद पर नहीं है, इसमें एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए थे। और इसी वजह से मैंने कहा कि इस पीरियड के अंदर जो केमिस्ट्री है उसके अंदर कोई टेंजिबल प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है। फिर हम दाखिल हो जाते हैं 17th सेंचुरी में। अब 17th सेंचुरी में जो है वो मैटर का क्वांटिटेटिव स्टडी उसकी सामने आई और पता चला कि फ्यू एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ मैनी सब्सटेंसेस। जैसे हाइड्रोजन आपको पता है वाटर में भी नजर आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी है, अमोनिया में भी है। तो कुछ एलिमेंट्स मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का हिस्सा होते हैं। और ये भी देखा गया 17th सेंचुरी में कि हाउ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, इसके ऊपर रिसर्च की गई और ये भी जानने की कोशिश की गई कि हाउ कंपाउंड्स आर ब्रोकन। अगर हम कंपाउंड्स को तोड़ना चाहते हैं, लाइक वाटर जो है उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो ये कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर रिसर्च भी 17th सेंचुरी में देखी गई थी स्टूडेंट्स। तो 17th सेंचुरी के मेजर जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो यही हैं कि क्वांटिटेटिव स्टडी हुई और इस बात पर रिसर्च हुई कि एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड कैसे बनाते हैं और कंपाउंड को हम आमतौर पर तोड़ कैसे सकते हैं। सॉरी। उसके बाद फिर जॉन डाल्टन का जो है वो इरा आ जाता है, जॉन डाल्टन का पीरियड आ जाता है। जॉन डाल्टन जो है वो एक बहुत बड़े केमिस्ट थे, इंग्लिश टीचर थे, केमिस्ट थे, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो अपनी एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक नजरिया जो है वो पेश किया था, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। ये बड़ी सबसे अहम इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूव करने के लिए ये जो है वो इस चीज को फोकस किया कि अगर आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर को प्रूव करना चाहते हैं तो ये उसी सूरत में प्रूव कर सकते हैं जब कोई एटम जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। यानी
एटम्स की एग्जिस्टेंस से ही ये लॉज जो है वो वेरीफाई होते हैं, इसके अलावा इन लॉज को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी वो यही थी कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। एटम जो है वो कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। एटम एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम जो होते हैं ये डिफरेंट रेशोज से मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम जो है वो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ये भी देखा गया कि एटम जो है वो आमतौर पर डिफरेंट तरीकों से आपस में कंबाइन होते हैं। ये चंद उसकी जो है वो पास्टुलेट्स थे जो आमतौर पर इस एटॉमिक थ्योरी के अंदर पेश किए गए। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। और ये जो है वो यानी मेन जो है उसके पास्टुलेट्स थे जो डाल्टन ने अपने नजरिए में डियर स्टूडेंट्स पेश किए थे। फिर आगे नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडर्न पीरियड आ जाता है एटम का। और मॉडर्न पीरियड जो है वो उसमें क्या कहा गया कि एटम जो है इसको ब्रेक किया जा सकता है। एटम को हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, और जिसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो किस किस की हैं, बोहर्स की हैं। इसके अलावा जो है वो रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन नज़र आती हैं, विलियम क्रोक्स की, जे थॉमसन की, गोल्डस्टाइन की, और जेम्स चैडविक जो है, ये बड़े बड़े कंट्रीब्यूटर हैं जो मॉडर्न यानी जो रिसर्च से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन्होंने एटम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, और इनकी रिसर्च का ही नतीजा था कि ये पता चला कि एटम जो है ये 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रिनो, एंटीन्यूट्रिनो वगैरह जो है वो शामिल है। लेकिन ये भी देखा गया कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो एटम्स की तमाम खसूसियात का तयन करते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये मॉडर्न रिसर्च के अंदर जो है वो ये बात सामने आई थी। तो उसके बाद फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम जैकब बर्ज़िलस है। अब जैकब बर्ज़िलस तो थे, इन्होंने 2 काम जो है वो उस पीरियड के अंदर एटम के बारे में किए थे। एक तो इन्होंने एटॉमिक मैसेज को जो है वो फाइंड किया था, ये इनका जो है वो क्रेडिट है। और दूसरा इन्होंने जो उस वक्त एलिमेंट्स मौजूद थे उन एलिमेंट्स को सिंबल जो है वो देने का जो कंसेप्ट है वो जैकब बर्ज़िलस के जो है वो दौर में स्टार्ट हुआ था। तो इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो 2 हवाले से याद रखी जाती हैं कि इन्होंने एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट किए थे, और साथ जो है वो इन्होंने एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिंबल्स दिए थे। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हम अगर एटम्स के एविडेंसेस लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका होता है, हम कैसे देख सकते हैं कि एटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि एटम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब माइक्रोस्कोप जो है ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। कहा जाता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एटम जैसी स्मॉलेस्ट चीज़ों को जो है वो नहीं दिखा सकता है। वजह ये है कि एटम का साइज जो होता है वो विजिबल जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ से कम होता है। अब जो विजिबल लाइट है जो आमतौर पर लाइट माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल की जाती है उसकी वेवलेंथ जो है वो 500 नैनोमीटर के करीब है, जबकि उसके मुकाबले में जो एटम है उसका साइज जो है वो उससे कहीं कम है। तो फिर ये बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि हम लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके आमतौर पर एटम्स को जो है वो ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो फिर इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें जो यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो आमतौर पर एटम के साइज के तकरीबन जो है वो बराबर है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजारे जाएंगे एटम्स से तो वो एटम्स को डेफिनेटली जाके जो है वो हिट करेंगे, और जब वो हिट करेंगे तो उसका जो है वो इमेज बनेगा, डेफिनेटली एटम का इमेज बनेगा। अगर वो हिट नहीं करते हैं तो फिर एटम का जो है वो इमेज, जैसा कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट आम जो रोशनी है उस वजह से जो है वो उसका इमेज नज़र नहीं आता है। तो अगर हमने एटम का इमेज देखना है तो हमने लाइट माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करना है,
उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी जो वेव लेंथ होती है वो एटम के साइज को क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। अब ये बात भी यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी जो वेव लेंथ है स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं इस्तेमाल होती। देन द वेव लेंथ विजिबल लाइट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, या उसका इमेज नहीं लिया जा सकता, मैंने वजह बताई है। तो लाइट माइक्रोस्कोप कैन मेजर साइज अप टू ऑब्जेक्ट अप टू 500 नैनोमीटर। तो फिर क्या करेंगे, एटम इज ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैंने बताया कि जो वेव लेंथ होती है वो एटम के साइज के बराबर होती है। यहां पर जो है वो एक इमेज आपको नजर आ रहा होगा जिसमें आपको ब्राइट और डार्क जो है वो बैंड्स नजर आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हासिल किया गया इमेज है, जिसमें जो ब्राइट लाइट्स होती हैं ये कार्बन एटम की प्रेजेंस को शो करती हैं, जबकि जो डार्क लाइट्स हैं वो जो है वो आमतौर पर जो है वो खाली स्पेसेस को जाहिर करती है, क्योंकि कार्बन में आपको पता है ग्रेफाइट जो होता है उसका स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है, लेयर्स की शक्ल में मौजूद होता है। तो इस वजह से ये जो है वो आमतौर पर क्या करता है जी, लाइट और जो डार्क लाइंस हैं वो एटम की प्रेजेंस को शो करती हैं। यहाँ पर जो है वो एक्सरेज एनालिसिस जो है वो दिखाया गया है एटम के बारे में, और एक्सरे एनालिसिस है उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को बताता है। और फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं कि एक एटम जो उसका डायमीटर 2 × 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसको 0.2 नैनोमीटर भी आप कह सकते हैं, ये उसका डायमीटर है। और जो आपको आमतौर पर एक एटम होता है, इसका जो मैस है वो 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg तक होता है। और आपको पता है कि हम जो एटम का मैस है उसको AMU में आमतौर पर एटॉमिक मैस यूनिट में मेजर करते हैं, और 1 एटॉमिक मैस जो होता है वो 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। कहते हैं कि स्टूडेंट्स अगर ये आइडिया लेना चाहते हैं कि एटम का साइज आमतौर पर कितना होता है, तो कहते हैं एक फुल स्टॉप अगर आप लगाते हैं तो फुल स्टॉप के अंदर जो है वो 2 मिलियंस के करीब जो है वो एटम जो है वो मौजूद होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो एटम है उसका साइज कितना छोटा होता है। तो ये हमारी आज की जो है वो एटम के बारे में वीडियो है। हमने आज बेसिक कंसेप्ट को जो है वो डिस्कस किया है एटम को। कल इंशाल्लाह हम जो है वो मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगी। उस वक्त तक जो है वो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।